मैंग फैंग को अचानक लगा जैसे उसकी उंगलियों को किसी ने आग से छू लिया हो। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया, बर्निंग सेंसेशन के साथ, और ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए जल्दी से कुछ बोल भी दिया। वो बोला, तुम्हारे उस गुड ब्रदर का नाम क्या था? शायद हमने पहले उसे देखा हो। जी टिंग्यू ने भी उसी वक्त नजरें उठाकर हेजाओ की तरफ देखा और बस वहीं पर मिरेकल हो गया। हेजाओ का एक्सप्रेशन, जो अभी तक सर्द सर्दी वाली सुबह जैसा था, एकदम से बसंत की हवा बन गया। उसने सच में 2 सेकंड तक सोचा, फिर बिल्कुल सीरियस होकर कहा, उसका नाम जैक था। ओ बेचारा जैक। मैंग फैन ने तुरंत एक बॉटल पानी जमीन पर गिरा दिया। फुल इमोशन के साथ वो बोला, रेस्ट इन पीस ब्रदर जैक। उधर 2 छोटी गाड़ियां बर्फ से भरे बेइंतहा स्नो फील्ड में 2 चींटियों जैसी लग रही थी, ऐसे जैसे किसी भी पल तेज हवा का झोंका आए और सब कुछ निगल जाए। हेजाओ का रिकवरी स्पीड ऑलमोस्ट इनह्यूमन था। उसका रिकवरी स्पीड सबको साइलेंटली शॉक कर रहा था। 1 बॉटल गर्म पानी, 1 ट्यूब ग्लूकोज और कंप्रेस बिस्किट्स का 1 पैकेट, बस उसका हेल्थ बार फिर फुल। पर जी टिंग्यू के चेहरे पर टेंशन हल्का सा भी कम नहीं हुआ। वो बोला, अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा। बेस ने पिछले 10 मिनट से रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। मैंग फैंग इंटरप्ट करते हुए बोला, स्नो के वेट से कहीं सिग्नल टॉवर गिर तो नहीं गया होगा ना? अरे नहीं, न्यू ईयर से पहले ही तो रिपेयर हुआ था। इस नियर लॉस कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने टीम के सब मेंबर्स को अनईजी कर दिया था और ऊपर से रास्ते में कहीं भी उन्हें एम्बिश करने वाले लोगों का सामना भी करना पड़ सकता था। साथ ही वो स्कार फेस मैन और उसकी गैंग कभी भी उन्हें कैचअप भी कर सकती थी। अगर वो लोग सच में उनका रास्ता ब्लॉक कर देते तो ये सिर्फ फाइट नहीं होती, ये होता स्लॉटर। सब जानते थे बैटलफील्ड हंटर्स सिर्फ सप्लाईज के लिए नहीं आते। वो पहले सारे अल्फाज को मारते हैं, फिर ओमेगास को ले जाते हैं, उन्हें इन्वेड करते हैं, मार करते हैं और फिर अपनी चीज बना लेते हैं। फिर गाड़ी के अंदर स्लो पॉइजन की तरह फैल रहा था। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की सांस तेज हो रही थी, हवा में टेंशन थी और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब क्या करें। तभी उसे कुछ ऐसे अपडेट्स मिले जो मामले को और भी टेंस कर गए। डायरेक्टर, एक ट्रक का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सेकंड कार का भी सेम हाल है। मैक्स 2 घंटे और चल पाएगी। 2 घंटे? रेस्क्यू कांटेक्ट हो सकता है क्या? ये लास्ट सेंटेंस जैसे टेम्परेचर को सीधा 0 से नीचे ही ले गई। सबके चेहरों का रंग ही उड़ गया। जी टिंग्यू ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज काम थी पर सॉलिड। बोला, पैनिक मत करो। बैटलफील्ड हंटर सिर्फ फायर पावर पे जीते हैं। उनके वेपन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और रोड उन्हें हमसे कम पता है। एडवांटेज अभी भी हमारे पास है। वो टीम का एंकर था, बैकबोन था। उसे पता था अगर वो हिला तो सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। पर सच ये था कि उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी लड़खड़ा रहा था। अगर सिर्फ वो और मोकिंग होते तो किसी से भी टकराने से डर नहीं लगता। जो सामने आता वही पिट जाता। पर अब साथ में 7 लोग थे जिनकी कॉम्बैट पावर या कॉम्बैट वैल्यू लगभग 0 थी और उन 7 लोगों को जिंदा घर पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी। तो अब वो क्या करे? क्या अपना सब कुछ दांव पे लगा दे? कंफ्यूजन में उसने सर झुका लिया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तभी किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। उंगलियों के बीच से उसने देखा किसी के पैर उसकी तरफ आ रहे थे। वो उसके पास आकर बैठ गया। वो शख्स चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। कोई तसल्ली नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं। बस हेजाओ ने साइलेंटली सिग्नल रिसीवर के ईयरफोन्स निकाले और उन्हें मोबाइल फोन में लगा दिए और अगले ही सेकंड स्कार फेस्ड आदमी की आवाज सीधा जी टिंग्यू के कानों में घुस गई। वो बोल रहा था, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, पर जी टिंग्यू मुझे चाहिए ही चाहिए। रिकॉर्डिंग वहीं रोक दी गई। आगे जो गंदी बातें थी उन्हें सुनने का कोई मतलब नहीं था। जी टिंग्यू ने अभी भी सर नहीं उठाया, बॉडी बिल्कुल स्टिल थी। हेजाओ ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, उनका टारगेट तुम हो।
What do you mean? जी टिंग्यू की उंगलियां थोड़ी सी कस गई। फिर हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना पड़ेगा। इस बार जी टिंग्यू ने सीधा उसकी तरफ देखा। ब्रो टाइट, नजर शार्प। हेजाओ का चेहरा शांत था, आवाज थोड़ी हॉर्स पर बिल्कुल फर्म। वो बोला, अगर तुम सबको साथ ले जाओगे तो वो लोग तुम्हारी वजह से सफर करेंगे और तुम उन्हें बचाने के चक्कर में खुद फंस जाओगे। पर अगर क्रिमिनल्स को क्लियरली दिखा दिया जाए कि तुम अलग हो तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारी टीम को छोड़ देंगे। गाड़ी के अंदर फिर से साइलेंस छा गया। जी टिंग्यू की ब्रोज और गहरी हो गईं और फिर उसने सबसे लॉजिकल सवाल पूछा। वो बोला, तुम्हें कैसे पता कि वो स्प्लिट होके दोनों तरफ चेज नहीं करेंगे? वो बेवकूफ नहीं है, क्योंकि मैं उनके आधे आदमियों को निपटा चुका हूँ। इतने शॉर्ट टाइम में उनके पास 2 ग्रुप्स बनाने लायक लोग बचे ही नहीं हैं। जी टिंग्यू एकदम से अलर्ट हो गया। हे रुको, क्या ये सब तुमने पहले से प्लान किया था या कार चलाना बस एक कोइंसिडेंस था? फिर अचानक उसके दिमाग में एक और बात स्ट्राइक हुई। उसके लिप्स हल्के से कांप गए। बोला, तुमने रिकॉर्डिंग शुरू में क्यों नहीं निकाली? कपड़े पे लगा खून, फोटोज, ये सब देख के भी डाउट रह सकता था, पर रिकॉर्डिंग, वो तो सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था। फिर भी हेजाओ ने उसे एंड में निकाला। हेजाओ ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी टीम तुम्हें जाने नहीं देती। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, बिल्कुल वैसे जैसे पतली सी बर्फ क्रैक होने से पहले आवाज करती है। वो आगे बोला, वो कॉम्बैट में वीक हो सकते हैं पर तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हैं। वो कभी अलाउ नहीं करते कि तुम उनके लिए बेट बनो। उसकी आइज ब्लू आंखें शांत थी, सॉफ्ट, हार्मलेस। पर जी टिंग्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे वो अचानक से चेस बोर्ड का एक पीस बन गया हो। बोला, तुमने ये सब गैंगस्टर्स की बात सुनते ही सोच लिया था, है ना? रिकॉर्डिंग, कार ब्लास्ट, उसके पीछे भागना, एक एक लेयर में प्रूफ रखना और फिर सिर्फ उसके लिए रिकॉर्डिंग प्ले करना, क्योंकि हेजाओ को पता था चाहे रूट चेंज हो जाए, बैटल तो होगी ही। बैटल हर हाल में अनअवॉइडेबल थी। इतनी कम देर में इतना टाइट प्लान। जी टिंग्यू के स्पाइन में ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई। आंखों में डाउट लेके वो बोला, तुम मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई और बड़ी साजिश हो। हेजाओ एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने नजर नीचे की, अपने हाथ के जख्म पर नजर डाली। उसकी अचानक आवाज बिल्कुल लोनली सी हो गई। वो बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ मजे के लिए बर्फीली पहाड़ियों में 15 मिनट तक डेथ ड्राइव करता? उसकी आवाज इतनी खाली थी कि जी टिंग्यू का दिल भी सीधा ठंडे समुद्र में डूब गया। हे लैंग आगे बोला, क्या तुम जानते हो, मैं ऑलमोस्ट 7 बार पहाड़ से नीचे गिरते गिरते बचा हूँ और हर बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि अगर मैं मर गया तो इस लाइफ में जी टिंग्यू का क्या होगा? क्या फिर वही सब कुछ होगा? कभी नहीं। जी टिंग्यू का चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, एक गिल्ट फिल्ड किटन जैसा। उसने सर नीचे झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब हम आज ही तो मिले हैं। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि तुम पे ट्रस्ट कैसे करूं। हेजाओ को ये देखकर सांस लेने में भी दर्द हुआ। उसने धीरे से साह लिया, पॉकेट में हाथ डाला और कुछ निकाल के अपनी हथेली पर रख दिया। उसकी नकल्स जी टिंग्यू के घुटने को हल्का सा टच कर रही थी। जी टिंग्यू ने देखा उसकी खुली हुई पाम में एक आधी जली हुई सिगरेट पड़ी थी। वही सिगरेट जो उसने पहले छीनी थी, जो पहले हाफ थी, अब सिर्फ 1/3 रह गई थी। और ये देखकर ये समझना मुश्किल नहीं था कि बाकी किसने पी है। हेजाओ ने धीरे से सर झुकाया, फिर एक स्टेप आगे बढ़कर जी टिंग्यू के बिल्कुल सामने आ गया। वो उसे नीचे से ऊपर तक देख रहा था, एक ऐसी नजर के साथ जिसमें कोई झूठ नहीं था, कोई ट्रिक नहीं थी, कोई कवर स्टोरी नहीं थी। बस वो सब कुछ था जो उसने आज रात किया था, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नेकेड सच। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पूरी कॉन्स्पिरेंसी सिर्फ एक ही इंसान को बचाने के लिए थी, तो उस सल्फा की आवाज रेड वाइन की तरह थी, ग्लास के अंदर धीरे धीरे घूमती हुई,
नशा चढ़ाने वाली। जी टिंग्यू ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया जैसे कोई चीज सीधा उसके अंदर सीने पर लगी हो, यानी जैसे उसका दिल डायरेक्टली हिट हो गया हो। पर अगले ही पल सिर्फ उसका ही नहीं, गाड़ी भी हिट हो गई। डायरेक्टर, वो लोग पीछे लग गए हैं। उसके साथ ही बैम 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 गन फायर बारिश की तरह बरसा, हैवी और रिलेंटलेस। विंडशील्ड एक ही सेकंड में चूर चूर हो गया, ग्लास के टुकड़े अंदर तक आ गए। रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिला। आगे और पीछे 2 रोड्स पर कम से कम 7-8 हेडलाइट्स एक साथ जल उठी। अंधेरे में गाड़ियों की रोशनी जैसे शिकारी आंखें हों। कोई इंग्लिश में गालियां चिल्ला रहा था, रुकने के लिए फोर्स कर रहा था, स्टॉप द फकिंग कार। कार के अंदर सब लोग झटके से इधर उधर गिर पड़े। किसी का शोल्डर सीट से टकराया, किसी का सर विंडो फ्रेम से। कार डोर पर एक लाल लकीर उभर गई। किसी का खून, पर किसका, किसी को पता नहीं था। सिर्फ एक बात क्लियर थी, अब बात प्लानिंग की नहीं रही, अब सिर्फ सर्वाइवल की बात थी। एक पल के लिए पूरी गाड़ी चीखों और रोने की आवाजों से भर गई। डर, पैनिक, गन फायर, सब कुछ एक साथ फट पड़ा। जी टिंग्यू टीम के बिल्कुल आगे खड़ा था, गन संभाले, एक के बाद एक शॉट फायर करता हुआ। कई गैंगस्टर्स गिरते चले गए। मोकिंग के उसके साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में उसे कवर दे रहा था। पर दोनों जानते थे कि अगर यही चलता रहा तो जीत का कोई चांस नहीं था। तब हे जाओ की आवाज आई, हेवी, प्रेसिंग, बिना किसी इमोशन के। बोला, अब सोचने का टाइम नहीं है, या तो तुम अभी निकलोगे या फिर सब यहीं मरोगे। जी टिंग्यू ने एक और शॉट मारा, फिर गुस्से में सीट पर वापस आकर जोर से मुक्का मारते हुए बोला, मैं सप्लाईज लेके जाऊंगा। जाओकिंग बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, मुझे सेकंड कार दो। मंकी, बाहर आओ। नहीं भाई, मोकिंग की आंखें लाल हो चुकी थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन्हें जाने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा भाई। जी टिंग्यू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बोला, ज्यादा हीरो मत बनो, ये ऑर्डर है। उनके पास 2 ट्रक्स थे, पहला लोगों के लिए, दूसरा सप्लाईज के लिए। अगर जी टिंग्यूज को सप्लाईज ले जाने थे तो उसे सेकंड ट्रक खुद चलाना था, पर इस हालत में गाड़ी रोककर ड्राइवर चेंज करना पॉसिबल ही नहीं था। अगले सेकंड जी टिंग्यू बिजली की स्पीड से मूव हुआ। उसका आधा बदन विंडो के बाहर था, पीछे की तरफ फायरिंग करता हुआ, सारी फायर अपनी तरफ खींचता हुआ। जैसे ही पीछे से दूसरा ट्रक पास आया, वो सीधा जंप करके ड्राइवर सीट में घुस गया। मंकी, वापस चेंज करो। सेकंड ट्रक का ड्राइवर तुरंत अपनी बंदर फॉर्म में आ गया। जी टिंग्यू ने उसका पाँव पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पहली गाड़ी की तरफ फेंक दिया। पूरा प्रोसेस 10 सेकंड से कम में हो गया। प्योर इंस्टिंक्ट, प्योर ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। पर जो चीज जी टिंग्यू ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो था हे जाओ। वो कब सेकंड कार की रूफ पर चढ़ गया किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसने सप्लाईज पर पड़ी बड़ी लाल क्लॉथ फाड़ी, रूफ के एज को हुक किया और सीधा पैसेंजर सीट में जंप। क्लीन, शार्प, परफेक्ट। जी टिंग्यू से रहा नहीं गया। उसने सीटी मारी, फिर बोला, नाइस, नॉट बैड। हे जाओ ने हल्की सी हंसी के साथ गन उठाई और राइट साइड कवर करते हुए बोला, तुम इतने अच्छे हो तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता ना। अब सिचुएशन क्लियर थी। जी टिंग्यू और ओपन सप्लाईज सिटिंग डक्स बन चुके थे। क्रिमिनल्स जैसे छेड़ा हुआ मधुमक्खी का छत्ता पागल होकर उनके पीछे पड़ गए। गन फायर के बीच दोनों लोग पीछे मुड़ मुड़ कर लड़ते रहे। रूट चेंज किया, एनसर्कलमेंट तोड़ दिया और आखिर में उन्होंने क्रिमिनल्स को पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हे जाओ ने कहा था। मैक्सिमम फायर पावर उन्होंने अपनी तरफ खींच ली। दूसरी गाड़ी के पीछे सिर्फ 2 अटैकर्स लगे। जी टिंग्यू की सांस पहली बार थोड़ी नॉर्मल हुई। बोला, जाओ किंग सेफ है। हे जाओ की आवाज थोड़ी सी सार्कास्टिक थी। बोला, तुम उस पर काफी ट्रस्ट करते हो। जी टिंग्यू कंफ्यूज होते हुए बोला, ऑब्वियसली वो मेरा भाई है। तभी हे जाओ ने अचानक उसके ऊपर जंप मारा, उसका सर नीचे प्रेस किया, विंडो के बाहर गन पॉइंट की। बैंग, एक क्लीन शॉट। स्नीक अटैकर उसी सेकंड खत्म। तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ।
हेजाओ की आवाज का लास्ट नोट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा कह रहा हो, सिर्फ उसे ही अच्छा मत बोलो, मुझे भी थोड़ा प्यार दो। और पता नहीं क्यों पर जी टिंग्यू को वो लाइन थोड़ी सी क्यूट लग गई। फिर उसने तुरंत बोल दिया, हे क्यूट बनना बंद करो, पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। जैसे ही वो ये बोला, लेफ्ट रियर से एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ चेज करती हुई आ गई, पर पास आने से पहले ही जी टिंग्यू ने एक ट्रिकी टेल स्पिन मारा। गाड़ी घूमी, डायरेक्शन पलटी और पीछे वाली गाड़ी के मुंह पर काली मिट्टी और स्लश का शॉवर फेंक दिया। ड्रिफ्ट इतना क्लीन और इतना शार्प था कि हे जाओ का एड्रेनलिन सीधा ऊपर शूट कर गया। बोला, डायरेक्टर जी तुम तो गाड़ी काफी वाइल्ड चलाते हो। जी टिंग्यू हंसा, लिप कॉर्नर तक थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हुआ, फिर बोला, मैं भी तुम्हें वही कहना चाह रहा था। फिर बिना आंखें हटाए बोला, कंपेनियंस पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें पिटने नहीं दूंगा। उसकी हंसी लाउड और वार्म थी। उसकी आंखें छोटे से लेपर्ड की तरह चमक रही थी, जिसे भागते हुए भी उसे फ्यूचर का कोई डर ही नहीं। हे जाओ से रहा नहीं गया। उसने उंगलियां जी टिंग्यू के बालों में फिराई और फिर ऊपर निकले कैट ईयर्स को हल्का सा पिंच करते हुए कामली बोला, पेट्रोल खत्म हो भी गया ना तो 200 मीटर में कैनियन आ जाएगा। उसने मन में सोचा, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम्हें टेरन का कैसे पता? जी टिंग्यू फिर से चौंक गया। उसे तो आज रात कितनी बार शॉक लग चुका था, उसे खुद भी याद नहीं रहा। कैनियन तो वही रूट है जो मैं लेना चाहता था, पर ये तुम्हारी पहली बार है ना नेविले में, है ना? पहली बार नहीं है, हे जाओ ने बोला, ये रोड में काफी बार चल चुका हूँ। जी टिंग्यू हंस पड़ा, फिर बोला, बकवास बंद करो, तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। हे जाओ का हाथ जो उसके बालों में था वहीं रुक गया। उसने हिलते हुए कैट ईयर्स को देखा और दिल ऐसे चुभा जैसे किसी ने सीधा अंदर से छेद दिया हो। बोला, पिछली जिंदगी में। फिर मन में उसने सोचा, जब तुम मेरे साथ नहीं थे, जब तुम चले गए थे और मैं तुम्हारी हर याद हर जगह ढूंढता फिरता था। हाँ, तो फिर तुम काफी जल्दी आ गए। जी टिंग्यू ने हंसी में बात डाल दी। उसे लगा ये बस एक वीक जोक है। आगे ट्रक 3-4 छोटे स्लोप से गुजरा। तभी रियर व्यू मिरर में जी टिंग्यू ने देखा कि साइड से एक मोटरसाइकिल निकल रही थी और अगले ही सेकंड हे जाओ के पीछे एक काला गन मजल चमका। संभाल के! जी टिंग्यू ने अपनी जिंदगी का सबसे तेज स्टीयरिंग कट मारा। स्टीयरिंग घूमा, गाड़ी ड्रिफ्ट हुई, हीट चेक हुआ। एक पल के लिए ट्रक ऑलमोस्ट उलट ही गया था, पर उसने हे जाओ को गन पॉइंट से बचा लिया। पीछे के लोगों पर कीचड़ की बारिश हो गई थी। What are you spacing out for? जी टिंग्यू चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें? उसी सेकंड जी टिंग्यू का दिल वाकई रुक गया था। सॉरी। हे जाओ अभी गन पॉइंट से बचा ही था कि अचानक गन फायर रुक गई। पूरा कैनियन एकदम शांत, सिर्फ हवा और बर्फ की आवाज। क्या हुआ? गिव अप कर दिया गया क्या? जी टिंग्यू ने गाड़ी थोड़ी स्लो की और पीछे देखा। सिर्फ स्लो नहीं, सीन ही गलत था। क्रिमिनल्स ने ना सिर्फ हेडलाइट्स बंद कर दी थी, बल्कि गाड़ी घुमाकर वापस जा रहे थे। हे जाओ ने भी सर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, पर उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी। आइस ब्लू आंखें अब वुल्फ शेप प्यूपिल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसकी नजर अंधेरी रात को गोली की तरह चीरकर सीधे क्रिमिनल्स की गाड़ी में घुस रही थी। उसने देखा एक गाड़ी लगभग 20 मीटर पीछे जाकर रुकी। कोई नीचे उतरा और गाड़ी की छत पर चढ़ा और फिर हाथ ऊपर उठाया और कुछ उनकी तरफ फेंक दिया। उस पल हे जाओ की आवाज एकदम शार्प हो गई। नहीं, ग्रेनेड है। हे जाओ के शब्द अभी हवा में ही थे कि अगले सेकेंड बैंग! कार की रूफ पर एक भारी सी आवाज लगी, जैसे कुछ चीज सीधा गाड़ी की छत से टकराई हो। रिएक्शन का टाइम 0 था। हे जाओ ने अपनी जिंदगी का सबसे तेज मूवमेंट में जी टिंग्यू की तरफ जंप मारा। पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया और दोनों गाड़ी के दरवाजे से बाहर उड़ गए। बिल्कुल उसी सेकेंड बूम! एक कानों को फाड़ देने वाला ब्लास्ट फूटा। लाल लाल आग कार की रूफ से सीधा ऊपर की तरफ उछल पड़ी, ऐसे जैसे कोई लाल पाइथन अपनी जुबान निकाल के दोनों के पैरों को छूने आया हो।
चीटिंग यू हे जाओ के जोर से जमीन पर गिरा। हे जाओ के साथ 2 बार रोल हुआ और अगले पल पेन, शार्प, क्रशिंग। उसके नीचे के पैरों में तीखा चुभता हुआ दर्द उठा। उसकी सांस टूट गई, उसकी चीख निकल गई। ओ मेरे 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 पैर! उसका बॉडी रिफ्लेक्स में हे जाओ की बाहों में सिमट गया। पैर, मेरे पैर! हे जाओ उस एक लफ्ज पर फ्रीज हो गया। पैर? क्या तुम्हारे पैर इंजर्ड हैं? अभी भी ऐसा ही क्यों है? अगले ही पल हे जाओ की आंखें सिकुड़ गई और फिर वो फट पड़ा। मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सब को मार दूंगा। उसका होश पूरी तरह उड़ चुका था, बिल्कुल एक पागल जानवर की तरह। फेस पर वुल्फ के हाइडियस पैटर्न उभर आए थे, दांत लगभग निकल ही आए थे। वो गन उठाकर पीछे की तरफ भागने ही वाला था कि वापस आओ, पागल हो गए हो क्या? जी टिंग्यू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हे जाओ को जबरदस्ती पकड़कर उसका कांपता हुआ सर अपनी छाती से जोर से दबा दिया। ब्लास्ट के बाद जिससे दोनों के कान टेम्पररी सुन हो गए थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 दिलों की आवाज, बेचैन, पागल, एक दूसरे से टकराती हुई। जी टिंग्यू ने उसे और जोर से पकड़ लिया ताकि वो आवाज और साफ सुन सके। मैं उन्हें मार दूंगा जियाओ, मैं सबको मार दूंगा। हे जाओ ये शब्द टूटी सी आवाज में चिल्ला रहा था, इतनी लाचारी से जैसे वो रो रहा हो। जी टिंग्यू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत आवाज के साथ तुम कैसे रो सकते हो? तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखें सूज जाएंगी। मैं ठीक हूँ, तुम इम्पल्सिव मत बनो। उसने हे जाओ के गले को कस के पकड़ लिया, उसके कान के पास बोलता हुआ कि वहां मत जाओ, अभी बिल्कुल मत जाओ, कभी भी इम्पल्सिव मत होना। वो लोग वेट कर रहे हैं, मुझे सोचने दो, मुझे थोड़ा सोचने दो कि क्या करना है। उसे पता था उसके पैर की सिर्फ स्किन जली है, हड्डी को कुछ नहीं हुआ, पर कुछ देर तक वो चल नहीं सकता था और इस हालत में भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर अभी भी कोई है जो भाग सकता है। कुछ सेकंड्स के लिए जी टिंग्यू बिल्कुल चुप रहा, फिर उसने हाथ उठाकर अपनी आंखें ढक ली, हे जाओ को और जोर से गले लगाया, फिर बहुत धीरे से बोला, तुम पहले चले जाओ, कैनियन के अंदर पहुंचते ही तुम सेफ हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिनट्स डिले कर देता हूँ। एक्चुअली उन कुछ सेकंड्स में जी टिंग्यू ने कुछ सोचा ही नहीं था, बस एक ही थॉट था कि जो भी भाग सकता है उसका बच जाना ही बेहतर है। ये लव सुसाइड नहीं हो सकता, सब यही नहीं मर सकते। पर हे जाओ का जवाब सिर्फ एक लफ्ज, ठीक है, बस। उसने बिना एक सेकंड भी रुके जी टिंग्यू के ऊपर से उठकर सीधा कैनियन की तरफ दौड़ लगा दी, इतनी तेज कि जी टिंग्यू रिएक्ट भी नहीं कर पाया। तुम सच में जा रहे हो? मैं तो अभी अपना डायलॉग पूरा भी नहीं कर पाया। कम से कम 2 बार खींच के रोकता, टीवी में तो ऐसा ही होता है ना। उसे समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो बस उस डायरेक्शन में देखता रहा जिधर हे जाओ गायब हो चुका था और काफी देर तक बिल्कुल स्टन रहा। तुमने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें चूज करूं, पर एंड में तुम बिना पीछे देखे ही चले गए। जी टिंग्यू ने फिर एक पल के लिए उस डायरेक्शन को देखा जिधर हे जाओ गायब हुआ था, फिर खुद पर हल्का सा हंसते हुए सोचा, आखिर तुम अजनबी ही तो थे, रास्ते में मिले हुए लोग, चाहे उसकी आंखों में कुछ और ही क्यों ना दिखा हो। आखिर कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होता है ना कि कोई किसी अजनबी के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। जी टिंग्यू हमेशा से फ्री स्पिरिटेड रहा था और ये भी पहली बार नहीं था जब किसी कंपेनियन ने उसे ऐसे छोड़ दिया था। इस प्रोफेशन में हर दिन के साथ ये एक्सेप्टेंस भी आती है कि तुम कभी भी मर सकते हो। बस फर्क इतना था कि आज वो बैटलफील्ड पर नहीं, इन घटिया क्रिमिनल्स के हाथों मरने वाला था। ये बात थोड़ी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग थी। उसने चेहरे से खून पोंछा और स्लोप पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। तभी बैटलफील्ड हंटर्स गाड़ी से उतरकर जीतने वाले अंदाज में आगे बढ़े। लीडर वही स्कार्ड शेप्ड अल्फा था, 3S लेवल का राइनो। उसके हाथ में गन नहीं थी, सिर्फ एक क्रोबार था। वो जी टिंग्यू के पास आया, झुका और नशे में डूबा हुआ उसके चेहरे को सूंघता हुआ बोला,
क्या रास्ता भूल गए हो मेरे प्यारे डायरेक्टर जी? इतनी लापरवाही कैसे कर दी कि इतनी चोट लगवा ली? पर देखो तो सही, खून में भीगे हुए कितने सेक्सी लग रहे हो। स्नो में तुमसे प्यार करने का मन हो रहा है। पीछे खड़े गैंगस्टर्स एक दूसरे से चिपक कर हंस रहे थे, सीटियां मार रहे थे और चिल्ला रहे थे। सब बस इंतजार में थे कि कब शिकार गिरे। कोई बोला, मुझे तो क्यूरोसिटी हो रही है, डायरेक्टर जी का बॉडी ओमेगा जैसा सॉफ्ट होता होगा या नहीं। कोई दूसरा बोला, हाँ हाँ हाँ, मुश्किल है, डायरेक्टर जी की मुट्ठी इतनी सख्त है तो बाकी सब भी सख्त ही होगा ना। क्या लगता है जब इसे फोर्स किया जाएगा तो ये भीख मांगेगा? कोई हंसते हुए बोला, अरे अभी पता चल ही जाएगा ना। वो सब लालची मेंढकों की तरह थे, सबसे घिनौनी, सबसे गंदी जुबान में उसे जलील कर रहे थे। उन्हें पता था अकेले फाइट में कोई भी जी टिंग्यू का मैच नहीं है, इसीलिए जब वो जख्मी हुआ तो वो झुंड के झुंड आगे बढ़ने को तैयार थे, जिसे शिकार बांटना हो। जी टिंग्यू ना झुका ना अकड़ दिखाई। कपड़े फटे हुए थे, बॉडी इंजर्ड थी, पर वो अभी भी सीधा खड़ा था। उसने स्कार्ड आदमी को देखा और ठंडे टोन में बोला, तू ही है ना जो मेरे साथ सोना चाहता है? हाँ बेबी, कौन सी जगह पसंद है? जी टिंग्यू ने सर थोड़ा सा टेल किया, जैसे सच में चेक कर रहा हो। पर तू इतना खास नहीं लगता। तेरी आंखें डल है, माथा काला हो रहा है, नाक छोटी और सॉफ्ट। उसने टंग लिक करते हुए कहा, भाई तू इम्पोर्टेंट है क्या? अगले पल स्कार्ड आदमी का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। वो चीखा, तू मरना चाहता है? उसने क्रोबोर घुमाया और सीधा जी टिंग्यू के पैर पर मारा। वो वही पल था जिसका जी टिंग्यू इंतजार कर रहा था। उसने अपने ठीक पैर से अटैक डॉज किया और एक ही मोशन में डैगर निकाला, सीधा उसकी कमर में घुसा दिया। ब्लेड आधे इंच तक घुस चुकी थी, पर अगले पल दूसरे गैंगस्टर्स उस पर टूट पड़े। जी टिंग्यू के दोनों बाजू पकड़ लिए गए थे और पूरे लोहे की क्रोबार सीधा उसके सर पर पड़ी। बैंग! उसी पल पीछे से कैनियन में जो अब तक शांत था, अचानक तेज हवा उठ खड़ी हुई। हवा और तेज होती गई और भी ज्यादा वॉयलेंट होती गई, जैसे कोई बांध टूट गया हो। बर्फ और मिट्टी एक साथ उठी और घूमती हुई कई मीटर ऊपर तक भवंडर बनकर चली गई। ये सब कुछ व्हाइट चाहोस बन गया और उस अंधेरे बर्फ और हवा के बीच किसी चीज ने हिलना शुरू किया। गाड़ियों के बीच एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कैनियन के अंदर से एक बेहद ही वॉयलेंट जानवर की दहाड़ गूंज उठी। इतनी वॉयलेंट, इतनी रॉ, जैसे किसी जंगली जानवर ने सीधे पहाड़ को चैलेंज कर दिया हो। वो आवाज इतनी जबरदस्त थी कि पूरी बर्फ से ढकी पहाड़ियां भी कांप उठी और उस हाउल के साथ बर्फ और हवा के बीच एक बड़ा सा साया तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। शेपलेस, इनडिस्टिंक्ट, पर बहुत ज्यादा बड़ा। अगले ही पल क्रिमिनल्स की फट के चार हो गई। भागो! कोई इधर गिरा, कोई उधर फिसला, कोई गाड़ी की तरफ भागा, कोई कैनियन के अपोजिट साइड। डर इतना ज्यादा था कि कुछ लोग तो पैंट्स में ही गीला कर बैठे। जी टिंग्यू भी वहीं जम गया, मूव नहीं कर पाया, क्योंकि जो स्कार्ड फेस आदमी अभी तक उसके सामने अकड़ कर खड़ा था, अब वो पूरा कांप रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ उठे हुए थे, उसकी कांपती उंगली उस चीज की तरफ इशारा कर रही थी। आंखें इतनी बड़ी खुली हुई जैसे उसने इस दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर देख लिया हो। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अगले ही सेकंड जी टिंग्यू ने अपने पीछे किसी की सांस महसूस की। गरम, बहुत ज्यादा गरम, इतने करीब कि सांस का गरम झोंका सीधे उसके कानों पर पड़ा। उसके दिमाग में मूवीज और सीरियल्स के सारे मॉन्स्टर सीन्स एक साथ फ्लैश होने लगे। इंसान को पीछे से पकड़ के खा जाने वाले मॉन्स्टर्स। उसका खून उल्टा बहने लगा। दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। पीठ पर ठंडी पसीने की बूंदें बहती चली गईं। लेकिन जब उसने सांस रोककर जैसे मरने के लिए रेडी होकर अपना सर घुमाया, तो उसने देखा उसके बिल्कुल पीछे पिच ब्लैक वैली के अंदर बर्फ और मिट्टी हवा में उड़ रही थी और उस अंधेरे के बीच से 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक जानवर रात के अंधेरे में धीरे धीरे उभर रहा था।
उसकी आउटलाइन अभी पूरी क्लियर नहीं थी, लेकिन उस आउटलाइन के ऊपर दो बड़े आइस ब्लू एनिमल आइस चमक रहे थे, शांत और बिना झिझक के सिर्फ उसी को देखते हुए, जैसे रात के आसमान में दो नीलम जड़े हों। वो आंखें उसे नरमी और लालच दोनों के साथ घूर रही थी। जी टिंग्यू का दिल एक झटके में समझ गया, ये आंखें वो पहचान चुका था। उसकी आंखें अब भी जमे हुए समंदर जैसी थी, साफ, गहरी और चमकदार। उस समुद्र के बीच एक ब्राउन गोल प्यूपिल था, जैसे दुनिया का सबसे छोटा सूरज। जी टिंग्यू ने आज पूरा दिन ये आंखें कितनी बार देखी थी, इतनी फेमिलियर कि चाहे जितना जूम कर लो वो तुरंत पहचान लेता। ये हे जाओ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वापस आएगा और ऐसे हार्ट अटैक देने वाली एंट्री देगा। जी टिंग्यू अब डरा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खून से भरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आया। वो टिपटो करके खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाए और जायंट बीस्ट के चेहरे के बाल बिल्कुल बच्चे की तरह खींच लिए। अरे ये तो एक लिटिल वुल्फ निकला। आवाज बिल्कुल लाइट थी, प्लेफुल। बस प्रॉब्लम एक थी, ये लिटिल वुल्फ इतना बड़ा था कि जी टिंग्यू को सर पूरा ऊपर उठाना पड़ रहा था उसकी आंखों में देखने के लिए। हाथ पूरा फैलाने पर भी सिर्फ उसकी चिन तक पहुंच पा रहा था। जायंट वुल्फ ने सर थोड़ा सा झुकाया और उसके सर पर हिलती हुई छोटी छोटी कैट ईयर्स को देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा इंटेलिजेंस थी, जैसे कह रहा हो, इतना बड़ा लिटिल वुल्फ कभी देखा है? जी टिंग्यू का बॉडी अब जवाब दे चुका था। उसने थक कर वुल्फ के सर पर लीन कर लिया, दोनों हाथों से उसके पॉइंटेड मसल्स को पकड़कर बोला, अच्छा, बड़ा हो या छोटा, पहले मुझे संभाल लो, अब मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। जायंट वुल्फ ने एक हल्की सी ग्राउल निकाली और थोड़ा सा हिला, जैसे कह रहा हो, पहले छोड़ो तो और सीधे खड़े हो जाओ। जैसे ही जी टिंग्यू खड़ा हुआ, वुल्फ ने सर झुकाया, उसकी कमर को दांतों से पकड़ा और उसे सीधा हवा में उठा लिया। हे, केयरफुल, तुम्हारे फ्लैंक सच में मुझे नहीं चुभेंगे ना? जी टिंग्यू घबरा गया, हाथ पैर ऐसे हिलाने लगा जैसे हवा में लटका हुआ छोटा सा टर्टल। हाथ घूमते हुए अचानक किसी हार्ड चीज को टकरा गए। वो फ्रीज हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! उसने आंखें फाड़ कर देखा। तुम्हारे दांत मेरी पूरी कमर से भी ज्यादा लंबे हैं। एक बाइट में ही आदमी हाफ हो जाए। जी टिंग्यू ने जिंदगी में इतना बड़ा वुल्फ कभी देखा ही नहीं था, और आज तो ऐसे जायंट वुल्फ के दांतों में लटका हुआ था। उसका पूरा बॉडी रेजिस्टेंस मोड में चला गया था। हाथ इधर उधर घूम रहे थे किसी चीज को पकड़ने के लिए, और फिर उसकी उंगलियों में एक लंबी सॉफ्ट सी चीज आ गई। वो रुक गया, नीचे देखा, वीट, ये विस्कस है, वो भी उस जायंट वुल्फ की। ओ नो, ओ नो! जी टिंग्यू ने तुरंत अपने कैट ईयर्स झुका लिए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिल्कुल सरेंडर मोड में बोला, मैं नहीं पकड़ूंगा, सच में दोबारा नहीं पकड़ूंगा। जायंट वुल्फ ने कोई आवाज नहीं की, बस नीचे से उसकी तरफ देखा। आइस ब्लू आंखें, जेंटल, थोड़ी हेल्पलेस, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह, जो उसकी आंखों से बहकर सीधा जी टिंग्यू के दिल तक पहुंच रही थी। आंखें कुछ बोल नहीं रही थी, पर जी टिंग्यू समझ गया कि शांत रहो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और पता नहीं कैसे उसका दिल सच में शांत हो गया। जायंट वुल्फ की आंखों में कोई अनजानी सी ताकत थी, जो बिना एक शब्द बोले उसके हर नर्व को सूद कर रही थी। उसके दिमाग के अंदर जो थॉट्स उलझे हुए ऊल जैसे थे, एक्साइटमेंट, डर, कंफ्यूजन, सब एक एक करके सीधे, स्मूथ और सेफली रख दिए गए, बिल्कुल जैसे किसी कैट के बाल प्यार से सहला दिए गए हों। जी टिंग्यू ने दोनों हाथों से वुल्फ के अपर जॉ को पकड़ा और सीरियस टोन में बोला, समझ गया, अब मैं शरारत नहीं करूंगा। वुल्फ की आंखों में अप्रूवल की चमक उठी, जैसे कोई बेबी पहली बार सीधा चलना सीख जाए और कोई उसे साइलेंटली प्रेज कर रहा हो। वुल्फ ने जी टिंग्यू को दांतों में संभाल कर उठाया और एक बार भी पीछे पड़े क्रिमिनल्स की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जैसे उसके लिए वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो आगे बढ़ा और मुड़कर स्नो स्लोप की तरफ चल दिया। जी टिंग्यू को अचानक रियलाइज हुआ, जब वो डरा हुआ नहीं था तो जायंट वुल्फ का मुंह सबसे सेफ जगह लग रहा था।
उसके ऊपर और लोअर जॉज बिल्कुल कैसल की दीवारों जैसे थे और जो शार्प फ्लैंक्स थे वो गार्जियंस की तरह उसके बॉडी को सराउंड किए हुए थे। बाहर बर्फ तेज गिर रही थी, गन पाउडर और खून की स्मेल अभी तक हवा में थी और यहाँ उनके बीच उसे पहली बार एब्सोल्युटली सेफ्टी महसूस हो रही थी। उसे याद आया बचपन में जब वो चल भी नहीं पाता था, ह्यूमन फॉर्म तो दूर की बात, छोटे पॉज के साथ जमीन पर गिरता पड़ता रहता था और उसकी माँ उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर धूप में ले जाती थी। बिल्कुल वैसे ही आगे जब स्लोप थोड़ा फ्लैट हुआ तो जायंट वुल्फ ने उसे धीरे से नीचे रखा और अपने बड़ा सर झुकाकर उसे हल्का सा पुश किया। जी टिंग्यू हंस पड़ा। उसकी आवाज भी यादों की तरह सॉफ्ट हो गई। बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। वुल्फ ने उसकी पाम को एक बार और रब किया और फिर बिना पीछे देखे हिल साइड के नीचे चल दिया। और जैसे ही जी टिंग्यू की नजर से स्लोप गायब हुई, वुल्फ की आंखों का रंग तुरंत बदल गया। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस एक पल में प्योर किलिंग इंटेंट में बदल गई। जेंटल ब्लू अब ब्लड रेड हो चुका था। जायंट वुल्फ का बॉडी मून लाइट में एक हैवी एरो की तरह स्ट्रेच हो गया। हर मसल डेंजरस पावर से भला हुआ। उसने अपने शार्प फ्लैंक्स दिखाए और दहाड़ता हुआ गैंगस्टर्स की तरफ लपका। मूवमेंट बिल्कुल बिजली जैसी थी। एक सेकंड के अंदर स्कार्ड फेस लीडर जमीन पर गिरा हुआ था। आइस ब्लू आंखें कब रेड हो चुकी थी पता ही नहीं चला, जैसे आंखों के अंदर आग जल रही हो, सब कुछ निगलने के लिए रेडी। स्कार्ड मैन सिर्फ एक बार चिल्लाया और अगले ही सेकेंड जायंट वुल्फ के सफेद शार्प दांत उसके क्रो बार पकड़े हुए हाथ पर बंद हो गए। खून हवा में फैल गया और फिर शांत नजर से उसने सब क्रिमिनल्स को देखा। उसके दिमाग में अभी भी उनकी गंदी घटिया बातें गूंज रही थी जो उन्होंने जी टिंग्यू के लिए कही थी। उस पल हर गैंगस्टर को मौत का असली मतलब समझ आ गया, जैसे वुल्फ के दांत। पीछे से वुल्फ के दहाड़ने और हंटर्स के चीखने की आवाज अब भी आ रही थी। जी टिंग्यू स्नो स्लोप पर लेटा हुआ अपनी उंगलियों में वुल्फ के कुछ बाल घुमा रहा था। सोचता हुआ, 3S लेवल ग्रे वुल्फ अल्फा, एक फियरलेस लीडर, एक असली वुल्फ किंग। इसमें कोई शक नहीं था कि हेजाओ की आंखों में इतनी एग्रेसिव इंटेंसिटी क्यों होती थी। जी टिंग्यू को अचानक समझ आया। शायद जब जब वो उसे शांत नजरों से देखता था तब तक वो खुद को पूरी ताकत से रोक रहा होता था। जी टिंग्यू ने अपनी टांगों को धीरे से हिलाया और खुद को थोड़ा और कंफर्टेबल पोजीशन में सेट किया। उसे पता था आज रात उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ और कितने ही हंटर्स क्यों ना आ जाए, उनमें से कोई भी हेजाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे पहले हेजाओ का वो बेमिसाल भयानक साइज ही शुरू से हंटर्स के लिए एक जबरदस्त डेटरेंट था। सिर्फ उसका होना ही हंटर्स के लिए पहले ही सेकंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका था। और फिर और इस बात का भी एक क्लियर रीजन था कि उसने ट्रांसफॉर्म होते ही सीधा सामने आने की बजाय पहले कानियन के अंदर भागकर पहाड़ों की हवा को छेड़ा, फिर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। ये सब कोई शो ऑफ नहीं था। कैनियन का बनावट आवाज और हवा को कई गुना एम्पलीफाई कर देता है। कई लोगों को एक साथ वहीं कांपते हुए फ्रीज करने के लिए ये एक मूव ही काफी था। ये मूव दिखावा नहीं था, ये प्योर साइकोलॉजिकल वारफेयर था। जब तक क्रिमिनल समझने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है, लड़ाई का आधा हिस्सा तो वैसे ही जीता जा चुका था। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है, हिम्मत का टेस्ट। कोई भी इतने बड़े वुल्फ के साथ क्लोज कॉम्बैट में जाने की हिम्मत ही नहीं करता और वुल्फ जानता था अगर वो नहीं लड़ेगा तो मरेगा। गनफायर, अंधेरे और स्पीड उसके सबसे बड़े शील्ड्स थे। चाहे कोई शार्प शूटर ही क्यों ना हो, अंधेरे में इतने तेज भागते हुए वुल्फ को निशाना बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इस पूरी फाइट में हेजाओ ने टाइम, जगह और लोग तीनों का फायदा परफेक्टली कैलकुलेट कर रखा था, इसीलिए हार का कोई सवाल ही नहीं था। जी टिंग्यू खुद से पूछने लगा, आखिर ये आदमी है कौन? अपने प्रोफेशन की वजह से जी टिंग्यू को एक आदत थी कि वो पहली मुलाकात में ही हर इंसान का एक मेंटल प्रोफाइल बना लेता था। कौन ट्रस्ट के लायक है
और कौन सिर्फ सरफेस तक ही ठीक है। उसकी मेमोरी शार्प थी, कैमरा सेंस स्ट्रॉन्ग। जो चीज उसे इम्पैक्ट करती वो उसके दिमाग में बिल्कुल एक मूवी की तरह सीन रिकॉर्ड कर देती। और जब वो हिजाओ के बारे में सोचता तो सबसे पहले उसे उसकी वो आंखें याद आती थी, मोहब्बत और उदासी से भरी हुई आंखें। वो जो कुछ भी कहता आवाज में एक लव पोयम जैसी फीलिंग होती। उसके हाथ भी बहुत खूबसूरत थे। सिगरेट लेना और उसे उंगलियों के बीच मसल कर बुझा देना इतना फकिंग सेक्सी कि आंखें हट ही नहीं पाती। बस उस सिगरेट को छुपा कर बाद में खुद पी लेना थोड़ा सा परवर्टेड लगा, शायद थोड़ा ज्यादा ही। दूसरी तस्वीर स्नोई माउंटेन की, बर्फ में फटे हुए हाथ, सीट पर लगकर बैठना, उसके एडम्स एप्पल का धीरे धीरे मूव होना, 15 मिनट सिर्फ डर के साथ ड्राइव करना और लगभग 7 बार पहाड़ों से गिरने के करीब होना, सिर्फ उसे वार्न करने के लिए। ये कहना झूठ होगा कि जी टिंगयू को इसका असर नहीं हुआ। और फिर तीसरी तस्वीर, फिर वही आंखें। जब मैंने उस पर शक किया तो उसने शांत और जेंटल नजरों से देखते हुए कहा, अगर मेरी सारी प्लानिंग सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए हो तो? शायद थोड़ा क्रेजी लगा, पर उस पल जी टिंगयू ने उसे बिलीव कर लिया था। आखिरी तस्वीर, वो स्टैटिक नहीं थी, वो जिंदा थी, बिल्कुल डायनामिक थी। जायंट वुल्फ ने अपने सफेद चमकते हुए दांत दिखाए, सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। बड़े एहतियात से उसने मुझे अपने मुंह में उठाया और स्नो स्लोप के पीछे छुपा दिया और फिर खुद मौत का देवता बनकर खुद बैटल के लिए निकल पड़ा। पास्ट और प्रेजेंट का कॉन्ट्रास्ट इतना ब्रूटल था जैसे कोई खूंखार मॉन्स्टर अपनी सारी टेंडरनेस सिर्फ एक ही इंसान के लिए छोड़ देता हो। ये सारी तस्वीरें जी टिंगयू के दिमाग में तेजी से फ्लैश हुई और उसी के साथ हे जाओ का एक रफ प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। बहादुर और तेज दिमाग वाला, डरावना भी और जेंटल भी, ऊपर से फेक जेंटलमैन, अंदर से फुल परवेट जो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। उसके पास एंडलेस सीक्रेट्स हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो बिना बोले मेरे दिमाग को पढ़ लेता हो, और फिर भी वो जरा सा भी वेट नहीं कर सकता। वो जानता है उससे अपनी साइड खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये सब सोचकर जी टिंगयू अचानक होश में आया। रुको, मुझे इस आदमी को जानते हुए अभी सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं, नाम भी नहीं जानता और मैं ऑलरेडी इसका फुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख चुका हूँ। क्या ये थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा? जी टिंगयू चिढ़कर बैठ गया और बर्फ के नीचे से एक मुट्ठी घास भी खींच ली। तभी साइड से एक हैवी सा साउंड आया, हू हू। वुल्फ किंग बैटल के बाद वापस आ रहा था। उसका पूरा जिस्म जल रहा था, हीट इतनी स्ट्रॉन्ग कि दूर से ही महसूस हो जाए। बीस्ट अल्फास का ये कॉमन इशू होता है। फाइट के बाद थोड़ी देर के लिए उनका कंट्रोल लूज हो जाता है। एड्रेनलिन हाई, ब्लड रश, एनर्जी ओवरफ्लो, मेडिकल लैंग्वेज में इसे मेनियाक फेज कहते हैं। जी टिंगयू को साइकोलॉजी और हाइजीन का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो ये सब जानता था। इसीलिए उसने थोड़ा पीछे हटके हाथ में एक टूटी हुई ब्रांच पकड़ी और ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए पूछा, तुम मैनियक फेस में हो क्या? उसका पोस्चर बिल्कुल एक बिल्ली जैसा था जो निगल जाने के डर से वहां खड़ी हो। सामने खड़ा वुल्फ सिर्फ शांत नजरों से उसे देखता रहा। उसकी नजर कुछ सेकंड्स के लिए जी टिंगयू की खून से भीगी कॉलर बोन पर रुकी, फिर तुरंत हट गई। उसके उठते हुए आईलिड्स जैसे कह रहे हो, अगर मैं मैनियक होता तो तुम ये सवाल पूछने के लिए जिंदा ही नहीं होते। बिल्ली ने चैन की सांस लेते हुए बोला, अच्छा है, मुझे लगा कि तुम पागल ही हो गए हो। वो धीरे से बोल ही रहा था कि अचानक सीधा वुल्फ उसके सामने ही आ गया। उसकी बॉडी से निकले ओमेगा फेरामोन सीधे हे जाओ के चेहरे पर फैल गए। हे जाओ तुरंत पीछे हटा, सांस रोकते हुए जंप करने की कोशिश की, पर तभी एक छोटा सा हाथ उसके बड़े से चेहरे को पकड़ चुका था। बोला, टीएसके, तुम्हारा चेहरा इतने खून से भरा हुआ क्यों है? कितना गंदा लग रहा है। जी टिंगयू ने नाक सिकोड़ कर कहा, फिर अपनी स्लीव से उसके बाल पकड़कर चेहरे से खून साफ करने लगा। वुल्फ किंग का जो नॉर्मली हैंडसम वी फेस शेप होता है, अब खींच कर थोड़ा फ्लैट, थोड़ा मोटा और ऑनेस्टली थोड़ा क्यूट लग रहा था।
वो बिल्कुल हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बिल्ली को अपने फर साफ करने दे रहा था। हेजाओ को हंसी भी आ रही थी और दिल भी पिघल रहा था। वुल्फ्स की दुनिया में हंट से वापस आने के बाद सिर्फ उनका पार्टनर ही उनका चेहरा साफ कर सकता था। इसलिए हेजाओ के लिए जी टिंग्यू का ये एक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बीवी अपने पति को संभाल रही हो। इतना सुकून मिला उसे कि उसकी बॉडी की सारी हीट धीरे धीरे उतरती चली गई। वो बैठ गया, फिर लेट गया, बिल्कुल ओबीडियंटली जी टिंग्यू को अपना चेहरा साफ करने दे रहा था। जी टिंग्यू ने चेहरा साफ करते हुए पूछा, क्या हो गया सब? जायंट वुल्फ ने आंखें हाफ क्लोज करके हाँ में सर नॉड किया। एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कह रहा हो, आज तुम्हारे लिए काफी शिकार लाया हूँ। क्या तुमने सबको मार दिया? वुल्फ ने तुरंत ना में सर हिला दिया। उसे हद पता थी, वो किसी को नहीं मारता। उसे डर था कि उसके हाथ का गुनाह कहीं जी टिंग्यू पर न लग जाए। खून साफ करने के बाद जी टिंग्यू खड़ा हुआ और उसके वुल्फ फेस को थपथपाया। बोला, चलो अब जल्दी चेंज बैग हो जाओ, उनकी गाड़ी लेकर बेस चलते हैं। जायंट वुल्फ ने धीरे से अपना मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहता हो। जी टिंग्यू ने तुरंत अपनी व्रिस्ट वाली मैकेनिकल वॉच ऑन की और उसे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, बोल लो, इस वॉच में ट्रांसलेटर भी है। एनिमल फॉर्म ह्यूमन लैंग्वेज बोल नहीं सकते, इसलिए ट्रांसलेटर जरूरी होता है। जी टिंग्यू अक्सर इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू करता था, जो जख्मी होने की वजह से अपने एनिमल फॉर्म में फंस जाते थे। इसलिए वो हमेशा ऐसे गैजेट्स रेडी ही रखता था। वुल्फ ने वॉच की तरफ देखा और बोला, मैं अगले 5 घंटे तक अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। जी टिंग्यू 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। बोला, क्या? फिर हम क्या करेंगे? उसकी लेग इंजर्ड थी, वो ड्राइव नहीं कर सकता था। ऊपर से एक्सप्लोजन में उसका फोन भी टूट चुका था, इसलिए टीम से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। हे जाओ ने कामली बोला, सनराइज से पहले या तो हमें बेस पहुंचना होगा या फिर कहीं छुपकर रेस्क्यू का वेट करना होगा। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। बोला, क्या उनके और भी लोग हैं? वुल्फ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। स्कार फेस के अलावा जो ट्रेवन के पीछे थे वो सब सामने नहीं आए। हो सकता है कि हमारे रूट चेंज करने की वजह से वो शायद इधर उधर बिखर गए हों, लेकिन सिर्फ ये 7-8 लोग ही नहीं हैं, उनसे ज्यादा हैं। मतलब रात अभी भी सेफ नहीं थी और जैसे ही सुबह होगी नाइट का कवर भी खत्म, उनका एडवांटेज भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वुल्फ किंग का टेरर फैक्टर भी आधा रह जाएगा और फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, आमने सामने की फाइट। जी टिंग्यू ने तुरंत डिसीजन लेते हुए कहा, कैनियन के अंदर ही चलते हैं। फिर वहाँ कुछ विंड ब्रेक शेल्टर्स भी हैं जो मेरी टीम ने खुद बनाए हैं। बेस पहुँचते ही वो लोग वहीं आएंगे मुझे ढूंढने। टाइम वेस्ट नहीं करते, हंटर्स का इक्विपमेंट उठाओ और मूव करो। बस एक प्रॉब्लम थी, उसकी टांग, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी तो वो एक पैर पे कूद कूद के चल रहा था। इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए बैंडेज भी चाहिए थी। जी टिंग्यू ये सोच ही रहा था और क्रिमिनल का बैकपैक उठाने के लिए झुका ही था कि तभी एक गरम सी चीज उसके एब्डोमेन के अराउंड लपेट गई। अगले ही सेकेंड उसकी नजर 2 मीटर ऊपर चली गई। जायंट वुल्फ ने उसे फिर से उठा लिया था। इस बार वुल्फ के फ्लैंक्स उसकी कमर और काफ्स के अराउंड गए और एक स्मूथ स्विंग में उसे पीछे की तरफ फेंक दिया गया, सीधा वुल्फ की पीठ पर। हे! जी टिंग्यू हवा में एक पूरा चक्कर खा गया था। लैंड करते ही उसने वुल्फ का सर जोर से पकड़ लिया और प्रोटेस्ट करते हुए बोला, अरे वार्निंग तो दे दिया करो ना, मुझे लगा तुम मुझे रिजर्व फूड समझकर खाने ही वाले हो। ट्रांसलेटर से आवाज आई, अगर खाना होता तो वैसे ही थोड़ी ना खाता। ट्रांसलेटर से आई हुई आवाज हेजाओ की यूजुअल चार्म वाली आवाज जैसी नहीं थी, फिर भी जी टिंग्यू को वो अच्छी ही लगी। वुल्फ ने कुछ बैकपैक्स अपनी पीठ पर लोड किए और बाकी जी टिंग्यू के हाथ में थमा दिए। कैनियन के एंट्रेंस पे अचानक वुल्फ रुक गया। वहाँ हेजाओ के कपड़े पड़े थे जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम जल्दी में उतारे थे। वुल्फ ना आगे बढ़ा ना कुछ बोला, बस रुक गया। जी टिंग्यू ने शरारती अंदाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे कपड़े उठाने से मना कर दूं तो क्या होगा? फिर क्या होगा?
ट्रांसलेटर से तुरंत रिप्लाई आया, 5 घंटे बाद तुम्हारे सामने एक बिना कपड़ों का अडल्ट अल्फा होगा जो अपने लिए एक मेड ढूंढ रहा होगा। वुल्फ किंग ने थोड़ा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, वैसे मुझे ये करना काफी पसंद भी आता है। पुह! जी टिंग्यू ने उसे घूर कर देखा, फिर आंखें घुमाई और चुपचाप कपड़े ले लिए। फिर बोला, ड्रीम में ही रहना। बारिश और हेवी स्नो अचानक रुक चुकी थी। आगे का रास्ता क्लियर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से किसी ने उनके लिए रोड खोल दिया हो। हेजाओ ने विंड ब्रेकर की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पूछी। जी टिंग्यू ने डायरेक्शन बताई। वुल्फ की आइज ब्लू आंखें अंधेरे में चमकी और नेक्स्ट सेकेंड उसने डायरेक्शन लॉक कर दी। वो थोड़ा झुका और सीधा बोला, जोर से पकड़ के रखना। जी टिंग्यू ने जैसे ही वुल्फ के गले को पकड़ा, वुश! एक तेज हरिकेन सीधा कानों में घुस गया। आगे का सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा और दोनों तरफ की सीनरी पलक झपकते ही पीछे भागने लगी। जायंट वुल्फ ने पूरे जोर से स्प्रिंट मारी, 100 मीटर की एक्सेलरेशन के साथ सीधा स्टीप स्लोप पर लीप लगाई। जी टिंग्यू की तो सांस ही अटक गई। उसे लगा जैसे वो उड़ रहा हो। कपड़ों के अंदर हवा और बर्फ भर गई। उसने सोचा, ये मेरी जिंदगी का पहला वुल्फ राइड है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया भी, हे, ये तो लिटरली फ्लाइंग जैसा लग रहा है। वुल्फ की आवाज स्टेबल और पावरफुल थी। वो बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें रोज राइड करा सकता हूँ। स्प्रिंट के बावजूद उसकी आवाज में बिल्कुल भी थकान नहीं थी। हवा इतनी तेज थी कि जी टिंग्यू अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था। चेहरा छिलने लगा। हेजाओ ने उसे अपनी पीठ पर चिपक जाने को कहा। लीडर वुल्फ के शोल्डर्स और बैक बहुत ब्रॉड थे, जैसे एक छोटा सा पहाड़। घने नरम वाम बाल, हवा, बर्फ, गन पाउडर और खून की स्मेल से बिल्कुल अलग, जैसे एक सेफ हार्बर। जी टिंग्यू ने चेहरा उसकी पीठ पर छुपा लिया और अचानक एक याद धीरे से उभर आई। 3-4 साल पहले भी एक स्नोई दिन था। वो भी ऐसे ही जान बचाकर भाग रहा था, पर तब ना कोई हेजाओ था ना कोई और कंपेनियन। उसके लोअर एब्डोमेन में आयरन स्पाइक घुसा हुआ था और जिसे उसने अपनी जान पे खेल के बचाया था, वही पार्टनर एनिमी फायर के बीच उसे छोड़कर चला गया बिना पीछे देखे। इसलिए जब इस बार उसने हेजाओ को जाते हुए देखा तो उसने ना गुस्सा आया ना दुख हुआ, बस यही सोचा, अच्छा फिर से यही हुआ, मैंने फिर से गलत चॉइस कर ली। पर फिर अंधेरे में 2 आइज ब्लू एनिमल आइज उसे वापस दिखी और इस चॉइस का रिजल्ट बदल गया। जी टिंग्यू ने अचानक उससे पूछ लिया, तुम वापस क्यों आए? वुल्फ थोड़ा सा रुका, बोला, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ? जी टिंग्यू चुप रहा, क्योंकि वीकनेस दिखाना उसकी आदत नहीं थी। पर हेजाओ जैसे उसकी पुरानी चोटों को पड़ चुका हो, बोला, आई एम सॉरी, सिचुएशन अर्जेंट थी, तुमसे ज्यादा बात करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने तुम्हें बुरा फील करवा दिया ना, ये मेरी गलती थी। उसकी आवाज गहरी और सिंसियर थी। बोला, मैं वादा करता हूँ, फ्यूचर में चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करूँगा। अब तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों एक गहरे पडल के ऊपर से गुजरे। जी टिंग्यू को उसने और ऊपर उठा लिया और जैसे जैसे उसकी बॉडी उठी वैसे ही जी टिंग्यू का दिल भी। स्नो, रात और डेंजर के बीच पहली बार उसे लगा कि शायद इस बार वो अकेला नहीं है। सच तो ये था कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, पर यहाँ वो मुझसे माफी मांग रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ मिनट्स के लिए उदास हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जरा सी भी इमोशन उसके नर्व्स को हिला देती हो और मुझे उदास कर देना उसकी नज़र में कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। जी टिंग्यू के थॉट्स थोड़े से उलझे हुए थे। यादें और प्रेजेंट आपस में घुल मिल रही थी। सोच क्लियर नहीं हो रही थी। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या सच में चाहे जो भी हो जाए तुम नहीं जाओगे? उसकी आवाज हल्की सी कांपी। आगे बोला, मतलब अगर कोई फिर से तुम पर गन पॉइंट कर दे? हेजाओ ने बीच में ही उसकी बात काट दी थी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल नॉर्मल,
जैसे ये कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं बल्कि एक फैक्ट हो। बोला, जायू, मैं कोई और नहीं हूँ। मैं कभी भी तुम्हें इस रात के डिसीजन पर पछताने नहीं दूंगा। तुम्हारे टीममेट्स के पास भागने के लिए काफी टाइम है और तुम भी सेफ रहोगे, ये मेरा वादा है। वुल्फ की फिलॉसफी सिंपल होती है, जिंदा रहने के लिए किस्मत से लड़ना, और जितना ज्यादा अल्फा का लेवल होता है उतना ही ज्यादा वो अपनी वाइल्ड नेचर के करीब होता जाता है। उनकी पॉजिटिवनेस कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि पार्टनर का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, पर उसी के साथ अपने लवर के लिए उनकी लॉयल्टी, अपनी फैमिली के लिए उनका कमिटमेंट 100 गुना ज्यादा होता है।